नमस्कार, टीवी 27 न्यूज एमपीसीजी के इस बात सेहत की प्रोग्राम में मैं विदिशा बड़किलवार आप सभी का स्वागत करती हूँ। टीवी 27 न्यूज डिजिटल भी हमेशा प्रयास करती है कि आपको उन शख्सियतों से मिलाए जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सके और उनसे मिली जानकारी से सोच और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लंग्स की, यानी कि फेफड़ों की। तो आज की इस बात सेहत की प्रोग्राम में मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विश्वास गुप्ता, छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ये गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विश्वास जी हमारी इस बात सेहत की प्रोग्राम में। चर्चा की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से करूंगी, लंग्स के कैंसर से ही। लंग्स का कैंसर कैसे होता है? नमस्कार विदिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो लंग्स का कैंसर, देखिए, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारण हमें देखने को मिलता है वो है स्मोकिंग। किसी भी प्रकार का धूम्रपान या किसी भी अन्य प्रकार के धुएं से अगर आप कभी अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक अगर उसके संपर्क में आए हैं तो आपको लंग कैंसर की संभावना होती है। जैसे कि ये स्मोकिंग हो सकता है, ये किसी फैक्ट्री का धुआं हो सकता है, ये आपके चूल्हे के कारण भी हो सकता है। घर पे बहुत पुराने, जब आप तो ज़्यादातर घरों में गैस आ गई है, लेकिन अभी भी कई जगह पे आप लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं घरों में। ऐसी जगह पे जब बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बंद कमरा है, उसके अंदर वो धुआं जब वो शरीर के अंदर जाता है तो कैंसर कारण कर सकता है। जी, इसके कोई सिम्टम्स है क्या? इसमें भी कोई टाइप होता है? जी हाँ, इसके 4 तरह के टाइप होते हैं, लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मुख्य लक्षण जो होता है वो होता है खांसी, वजन में कमी और भूख में कमी। ये 3 लक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, ज़्यादातर हम जो कैंसर देखते हैं, वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है, ज़्यादातर हम जो कैंसर देखते हैं वो 50 या 60 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर कैंसर होते हैं। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति में अचानक से वजन में कमी होना शुरू हो जाए, भूख में कमी होना शुरू हो जाए, खांसी चले, खांसी में बलगम आए और कभी कभी खांसी में बलगम के साथ खून भी आ सकता है, अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। वो जो जांचें बताएं वो जांचें करें ताकि कैंसर जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। लंग्स कैंसर को शुरुआती स्टेज में कैसे पहचाने फिर? ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि मैंने आपको जैसा भी बताया कि ये 3 प्रकार के लक्षण जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, ये सारे लक्षण जैसे ही किसी व्यक्ति में आए आपको नज़दीकी डॉक्टर से सीधे संपर्क करना है। ये तीनों लक्षण हमें टीबी में भी देखने को मिलते हैं। तो इस बात को समझ पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है कि टीबी के लक्षण है कैंसर के, वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। हाँ, बस ये 3 बातों का ध्यान रखें कि वजन में कमी, भूख में कमी और खांसी के साथ बलगम या खांसी, सूखी खांसी भी अगर आपको आती है और कुछ लंबे समय से चल रही है जो कि ठीक नहीं हो रही है, सामान्य इलाज ले लिया आपने, 10-12 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो चुका है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना ही करना है। जी, आसानी से लंग्स कैंसर मतलब पकड़ में नहीं आता, तो ये 3 से 4 स्टेज में ही इसकी पुष्टि होती है। तो इस सीरियस स्टेज में ठीक होने की कितनी संभावना होती है, आपको क्या लगता है? संभावना तो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3rd स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही पकड़ में आता है। हाँ, ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर थोड़ा सा लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि कहीं उन्होंने लोकल में दिखाया, थोड़ा किसी घरेलू इलाज ले लिया, तो उसके चक्कर में वो चीज़ थोड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि ये कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 3 महीने में इसका साइज डबल हो जाता है, तो अगर आप 6 महीने लेट हैं तो साइज 4 गुना हो चुका है। तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में पकड़ में आता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इसका मेन इलाज होता है। अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच चुकी है बीमारी तो ऑपरेशन की संभावना तो नहीं रहती, अर्ली स्टेजेस में हम ऑपरेशन कर लेते हैं। स्टेज 3 या स्टेज 4 में है तो कीमोथेरेपी की कुछ साइकिल्स लगने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बढ़ा सकते हैं। मैं तो नहीं कहता गारंटी से कि इस इलाज हो जाएगा। हाँ, मतलब हम अगर किसी मरीज की मृत्यु अगर 2 साल में होने वाली है तो हम उसे इलाज के द्वारा बढ़ा के 5 साल तक लेके तो जा सकते हैं। विश्वास जी, देखा गया है कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट भी जो है वो काफी महंगा है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत महंगा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनके तहत लंग कैंसर की दवाइयाँ मिलती हैं। कुछ एक दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया कीमोथेरेपी का, तो कीमोथेरेपी जो सामान्यतः हम बात करते हैं वो इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती हैं। आजकल लंग कैंसर की कुछ अच्छी कीमोथेरेपी आ गई हैं जो टैबलेट की फॉर्म में है, जो कि कॉस्टली पड़ती हैं। तो जो न्यूअर एडवांसेज हैं, जो नई थेरेपी आई हैं, वो डेफिनेटली महंगी पड़ती हैं, लेकिन जो पुराना हमारा इलाज अभी तक चला आ रहा है, जो ज़्यादातर मरीजों को लगता है, वो बहुत महंगा भी नहीं है और सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं के अंतर्गत
उसका इलाज फ्री में भी किया जाता है। तो इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। जी। थोड़े बहुत हो सकते हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होंगे कि आपका बहुत फाइनेंशियली आप ड्रेन हो जाएं पूरी उस चीज़ से। स्मोकिंग की आपने सबसे शुरुआत में बात की थी। स्मोकिंग करने से लंग्स को कितना खतरा होता है, आपको क्या लगता है? इससे क्या क्या नुकसान हमारे लंग्स को हो सकते हैं? इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। आपके सवाल मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि लंग्स स्मोकिंग से कहाँ कहाँ नुकसान हो सकते हैं। लंग्स तो सिर्फ एक अंग है जिसमें कि स्मोकिंग से हमें लगता है कि हाँ, हमने धुआं अंदर लिया और लंग्स में जाके उसके कारण कैंसर हो गया या कोई दूसरी बीमारी हो गई। लेकिन इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो वो धुएं के अंदर जो विषैले तत्व हैं वो खून के द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं। सिर से लेके पैर तक लगभग हर अंग में बीमारी स्मोकिंग करवा सकता है। तो लंग्स के अंदर जो सबसे कॉमन हम बीमारी देखते हैं वो कहलाती है COPD। शायद कई लोगों ने इसका नाम बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इस वक्त तीसरा सबसे प्रमुख कारण है मृत्यु का COPD। इसके अंदर फेफड़ों के अंदर एक विशेष प्रकार की सूजन आ जाती है, जैसे कि अस्थमा में होता है, लेकिन अलग प्रकार की है, परमानेंट सूजन है। फेफड़े परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। लंग कैंसर की हमने बात कर ली। इसके सिवाय TB की संभावना स्मोकर्स में ज़्यादा होती है। प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। हार्ट के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। पैर की नसों में, खून की नसों में थक्के जमना शुरू हो जाते हैं। लकवे की समस्या हो सकती है और भी अन्य ना जाने कितनी सारी समस्याएं। तो स्मोकिंग सिर्फ लंग्स नहीं, शरीर के लगभग हर अंग में अपना प्रभाव दिखाती है, जो कि इर्रिवर्सिबल होता है, मतलब उसे वापस पलट के नॉर्मल नहीं किया जा सकता। विश्वास जी, स्मोकिंग के भी अलग अलग टाइप हो गए। वेप हो गया है, हुक्का का सेवन भी अभी युवा करते हुए खास तौर पर हाल ही में नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विदिशा जी आपने। देखिए, स्मोकिंग को आप इस तरह से समझिए कि किसी भी प्रकार का धुआं अगर आप शरीर के अंदर ले रहे हैं तो वो स्मोकिंग है। जरूरी नहीं है कि वो बीड़ी हो, सिगरेट हो। आजकल एक सिगरेट भी आ गई है, आपने नाम सुना होगा इस चीज का। तो ये किसी भी प्रकार का धुआं हो, चाहे मैंने आपको बताया कि जैसे भारत में जो COPD का सबसे प्रमुख कारण है वो है चूल्हा स्मोक एक्सपोजर। मतलब जो चूल्हे पे, जो लकड़ी के सामने, लकड़ी या कोयले पे या हमारे कंडों पे खाना बन रहा है, तो उसमें जो धुआं है वो भी COPD करवाता है। पहली बात, कोई व्यक्ति फैक्ट्री में किसी में काम करता है, उसके धुएं से भी उसको COPD हो सकता है। चाहे वो हुक्का हो या वो किसी और तरह की कोई दूसरी धुआं प्रदूषण करने वाली कोई चीज़ हो, अगर आप शरीर के अंदर लेते हैं तो उससे नुकसान बराबर ही होगा। हम लोगों के इसमें ऐसा कहा जाता है कि हुक्के में एक हुक्का जो आप अगर लें तो वो 40 सिगरेट के बराबर होता है। तो भले ही आप उसमें निकोटिन का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन अगर आप धुआं शरीर के अंदर ले रहे हैं तो वो नुकसानदेह ही है, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो या किसी अन्य प्रकार का और धुआं। विश्वास जी, माना गया है कि जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है वो धुआं उस व्यक्ति को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही जो व्यक्ति उसके आसपास हो उन्हें भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपको क्या कहना है? बिल्कुल, इसका तो मैं आपको एक बहुत अच्छा और आगे एक चीज बताता हूँ। आपने स्मोकिंग हो गई, सेकंड हैंड स्मोक मतलब पैसिव स्मोकिंग जिसकी आपने बात की कि बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है उसे। एक और नई चीज है थर्ड हैंड स्मोक, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जितना नुकसान बीड़ी सिगरेट पीने या धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को स्वयं है, उतना ही नुकसान अगर आप उसके बाजू में बैठे हैं तो आपको भी है। मैंने इसलिए आपको बताया कि प्रॉब्लम निकोटीन से नहीं है। जो सिगरेट या बीड़ी के अंदर जो निकोटीन का तत्व होता है, प्रॉब्लम निकोटीन से नहीं है, प्रॉब्लम है धुएं से, स्मोक से। तो स्मोक तो अंदर जा रहा है। थर्ड हैंड स्मोक जो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए अभी हम इस कमरे के अंदर बैठे हैं और मैं यहाँ पे एक सिगरेट पी के अगर यहाँ से जाऊं, मेरे जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 साल का बच्चा आता है, वो इस टेबल पे क्रॉल कर रहा है, जस्ट अपने घुटनों के बल चल रहा है, तो मैं जो स्मोकिंग करके गया वो पार्टिकल्स इस टेबल के ऊपर जम जाएंगे। वो जो बच्चा यहाँ पे खेल रहा है वो उस पार्टिकल को अपने लंग्स के अंदर लेगा। अभी उसके लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो जो COPD की बीमारी जो 40 साल की उम्र के बाद होती है, उस बच्चे में 20 साल की उम्र में ही हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं थर्ड हैंड स्मोक। मतलब स्मोकिंग इतना बुरा है कि अगर आपके कपड़ों पे स्मोकिंग के पार्टिकल्स हैं और आपका बच्चा आपने गोदी में उठाया तो यहाँ से शर्ट से जो स्मोक वो लेगा, उससे भी COPD के चांसेस होते हैं। तो थर्ड हैंड स्मोक तक खतरनाक है। तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए स्मोकिंग सभी प्रकार से डेंजरस है। जी जी।
लंग्स के इन्फेक्शन के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। जो लोग को हानिकारक चीजों का सेवन नहीं करते उन्हें भी लंग इन्फेक्शन हो जाता है। आपको क्या कहना है? जी बिल्कुल, आजकल लंग्स की डिसीज़ के लिए काफ़ी अवेयरनेस है। खास तौर से अगर हम बात करें तो कोविड के बाद इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। जी। और आप यकीन माने तो भारत में अगर हम बात करें बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ की, सबसे ज़्यादा मृत्यु किस कारण से होती है, तो उसमें सबसे प्रमुख कारण है निमोनिया। लंग्स के इन्फेक्शन ही निमोनिया कहलाते हैं। तो निमोनिया सबसे प्रमुख कारण है जो कि सालों से बना हुआ है। कहीं ना कहीं लंग्स के इन्फेक्शन, देखिए हम सांस ले रहे हैं, हर सांस के साथ हम कुछ बैक्टीरिया अंदर ले लेते हैं। अब हमारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी हम अपने बैक्टीरिया को किल कर देंगे। अगर अपनी इम्यूनिटी कम है तो ये इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन के रूप में निमोनिया करवा देगा। तो वेमोनिया, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगस हुआ, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो लंग्स के अंदर लगातार जाते और आते रहते हैं। तो केवल एक ही चीज़ है, अगर मैं कहूँगा आपको कि लंग्स के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, इनसे कैसे बचना है, तो दो चीज़ें हैं। एक आपका न्यूट्रिशन, आपका पोषण बहुत अच्छा हो, आप अच्छी हेल्दी डाइट खाएं। हेल्दी डाइट क्या होती है शायद हम सबको पता है, नहीं पता है तो दादी और नानी से पूछिए। हम लोग जो घरों में पुरातन समय से खाते आ रहे हैं, जो हमारी नेचुरल डाइट है, वो सारी के सारी पौष्टिक है, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। आजकल हम जो फास्ट फूड की हैबिट्स पे आ गए हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। वहां से हमारी इम्यूनिटी कम होना शुरू की थी। तो जितना ज्यादा आप अपने पुराने जमाने की चीजों की तरफ जाएंगे, फल खाइए, सब्जियां खाइए, सलादें खाइए, जितना कच्चा खाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन्स मिलेंगे। किसी विटामिन टैबलेट की लेने की जरूरत नहीं है आपको। जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी उतना आप इन्फेक्शन, सिर्फ लंग्स ही नहीं, बॉडी के दूसरे हिस्से के इन्फेक्शन से भी आप बच के रहेंगे। तो इन्फेक्शन डेफिनेटली है। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गए हैं। खासतौर से हम देखते हैं दिल्ली और बेंगलोर जैसी जगह पे काफी लंग के इन्फेक्शन के केस हैं। विश्वास जी, आपने फास्ट फूड की बात की, यानी बाहर की खाने की बात की, तो इसका भी कोई असर होता है हमारे लंग्स पर, या मतलब हमारे बॉडी पर तो इसका असर होता ही, लंग्स पर होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए इसमें जो फैट होता है वो फैट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। मतलब ये फैट हमारी बॉडी में जाके जम जाता है। मोटापा जो होता है बेसिकली वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का नहीं। आप जितना ज्यादा ये वाला फैट खाएंगे जो मैदे में होता है या फास्ट फूड्स में होता है, वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता चला जाता है और वेसल्स को अंदर से ब्लॉक कर देता है। इसलिए हार्ट अटैक्स भी आते हैं। सेम तरह से लंग्स के अंदर भी वो एनर्जी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो लंग्स भी डैमेज होते हैं उससे। लंग के डिसीज में एक और नाम शामिल है अस्थमा का। तो ये कैसे होता है, इसके सिम्टम क्या है? बच्चों में भी देखा गया कि अस्थमा की बीमारी होती है, तो ये अस्थमा क्या है? ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा, एक्चुअली बहुत कॉमन समस्या है अस्थमा को लेके। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके भ्रांतियां भी मौजूद हैं समाज के अंदर। तो देखिए, अस्थमा बेसिकली एक प्रकार की एलर्जी है। तो मैं आपको बहुत ही सामान्य भाषा में अगर समझाऊं कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा हाथ पे कीड़ा काट ले, क्या होगा? मुझे यहाँ पे एक छोटा सा फोड़ा हो जाएगा, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो फोड़ा मेरे लिए क्यों ज़रूरी हुआ? क्योंकि वो जब कीड़े ने मुझे काटा तो उसका जहर जब अंदर जाता तो बॉडी ने, मेरी इम्यूनिटी अच्छी थी मेरी, तो बॉडी ने वहीं के वहीं उसको एक जगह पे कंटेन कर लिया और वो इन्फेक्शन वहीं खत्म हो गया। तो वो बॉडी के अंदर फैल नहीं पाया। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इम्यूनिटी। ठीक है, जब यही इम्यूनिटी थोड़ी जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स करने लगे तो हम इसको बोलते हैं कि एलर्जी हो गई। तो इसी एलर्जी को जब लंग्स के अंदर आती है ये एलर्जी, तब हम उसे बोलते हैं अस्थमा। किसी भी पार्टिकल से, किसी भी धूल, धुएं, मिट्टी या किसी अन्य तत्व के कारण लंग्स के अंदर एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है, जिसके कारण की खांसी आती है, सांस फूलती है, सांस में एक विशेष प्रकार की सीटी या बांसुरी जैसी आवाज आती है, जिसे वीजिंग कहते हैं। तो वो ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। ये ज्यादातर पहले हमें बच्चों में देखने को मिलती थी, एडल्ट में कम मिलती थी, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो एडल्ट में भी पॉल्यूशन के कारण हमें काफी देखने को मिल रही है। अस्थमा एक बहुत ही आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। सिंपल सी एलर्जी, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, कुछ वो आपको दवाइयाँ देंगे और वो दवाइयों से आप ठीक भी हो जाएंगे। बस वो दवाइयाँ कुछ लंबे समय के लिए रेगुलर बेस पे लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो समाज के लिए ज़रूरी है। आपको अगर अस्थमा के लिए आपका डॉक्टर इनहेलर प्रिस्क्राइब करता है, पंप सांस के, तो बहुत सारे मेरे पास मरीज आते हैं, वो ये बोलते हैं कि साहब हमें ये पंप हम लेंगे तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। जी। बहुत बड़ी भ्रांति है, बिल्कुल आदत नहीं पड़ती। मैं चश्मा लगाया हूँ, क्यों लगाया हूँ? मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, मैं चश्मा लगाया। मैं इसको उतार दूंगा तो क्या मुझे इसकी आदत पड़ गई है? बिल्कुल नहीं। मुझे बस थोड़ी सी देखने में दिक्कत आएगी और कुछ भी नहीं। हम लोग जूते चप्पल पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि पैर में कुछ गड़ ना जाए। आदत पड़ गई है क्या हमें उसकी? बिल्कुल भी नहीं पड़ गई है। डायबिटीज का मरीज इंसुलिन लेता है, क्या उसे इंसुलिन की आदत पड़ गई है? बिल्कुल भी नहीं। बस अगर वो इंसुलिन नहीं लेगा तो डायबिटीज बिगड़ जाएगी।
बिल्कुल सेम से अस्थमा के साथ है। पंप से कोई शरीर को नुकसान नहीं होता, ना इसकी आदत पड़ती है। आप जब चाहें तब इसको छोड़ सकते हैं और आपका डॉक्टर धीरे धीरे करके इसको बंद भी कर देगा, एक बार आपकी बीमारी कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत ही आसानी से मिलने वाली दवाई है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और अस्थमा के इलाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाज आज की डेट में इनहेलर्स ही है। जी, हमारे दर्शकों ने भी यही सवाल पूछा था कि अस्थमा में जो इनहेलर यूज होता है इससे हमारी आदत लग सकती है, ऐसा डॉक्टर से पूछेगा। तो चलिए, इसका जवाब तो आपने दे दिया, पर अस्थमा के सिम्टम क्या है, जरा इस पर भी एक बार रुक कर देखिए, अस्थमा के सिम्टम्स जैसे ज्यादातर अगर मैं बच्चों में बात करूं तो अगर कोई बच्चा है वो खेलने से गुरेज करने लगे कि मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे हाल जा, जब भी मैं दौड़ता हूं, मेरे को याद है जब एक मेरे पड़ोस में 8 साल का बच्चा था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पढ़ता बहुत अच्छा था, लेकिन खेलता नहीं था। मैंने पूछा क्यों नहीं बोलता, जब भी भैया मैं खेलने जाता हूँ, दौड़ता हूँ, तो मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। तब वहां से डायग्नोस हुआ यार इसको अस्थमा है। सांस फूलना, बीच बीच में जब भी मौसम का परिवर्तन आए उस वक्त लक्षण बढ़ जाना, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार बार बार होना, ये सारे लक्षण जब आते हैं तब हम बोलते हैं कि ये अस्थमा के लक्षण है। ठीक है, तो इसमें जब आपको बार बार दिक्कत है, बच्चे को बार बार स्कूल ड्रॉप करना पड़ रहा है, या अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, एडल्ट हैं, तो आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है, जरा सी एक माले सीढ़ी चढ़े उसी में सांस फूल गई, लेकिन ये रोज नहीं होगा, ये तभी होगा जब आपको सर्दी जुकाम बुखार के साथ हो या फिर किसी विशेष मौसम में होगा। 12 महीने ये बीमारी साथ में नहीं चलती, ये महीने आपको साल भर में 1 या 2 बार परेशान करती है। पर विश्वास जी, जो लोग मतलब जो थोड़े मोटे होते हैं या उन्हें सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, दौड़ने में दिक्कत होती है, तो सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो ये अस्थमा का कहीं ना कहीं इशारा कर रही होती है या ये बहुत ज्यादा मोटे लोगों में बीमारी हमें देखने को नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों में ही हो। और दूसरी बात है कि देखिए, अगर मैं आपको बताया कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप ठीक होती है, जैसी मौसम परिवर्तित हुआ या आप एलर्जी के संपर्क में आए किसी के, आपको फिर से प्रॉब्लम बढ़ने लगी, 4-5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन रही, फिर अपने आप ठीक हो गई। लेकिन अगर आपको साल भर एक साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई सा भी महीना है, जब भी मैं सीढ़ी चढ़ता हूं या चढ़ती हूं तो मेरी सांस फूलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में फिर अस्थमा नहीं है, फिर आप हो सकता है हार्ट की कोई बीमारी हो जिसमें कि आपका हार्ट कमजोर हो रहा हो, या आपको ब्लड प्रेशर भी हो, या कई बार मोटापे के कारण आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है। तो बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते हैं सांस फूलने की ऐसी स्थिति में, ये आपको आपके डॉक्टर अच्छे से बता पाएंगे कि जब आपके लक्षणों को पूरा देखा जाएगा। जी, तो मतलब ये अस्थमा जो है वो नेचुरली क्योर भी हो सकता है। हाँ, कई बार ऐसे कि एलर्जी है, सिंपल सी, मैंने आपको बताया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सिंपल सी एलर्जी है, अपने आप भी ठीक हो जाता है। कई बार जैसे जैसे एज बढ़ती है, मान लीजिए 5-6 साल की उम्र में, जैसे वो जो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आज बिल्कुल ठीक है, 8 साल का था, आज 12-13 साल का होगा करीब, और बिल्कुल ही ठीक हो गया है वो, उसमें कोई आज की डेट में से किसी इनहेलर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जी, एक दर्शक का सवाल था कि बिना पंप के अगर अस्थमा पेशेंट को अटैक आ जाता है तब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास पंप नहीं है, देखिए आपको नज़दीक के अस्पताल में ही लेके जाना पड़ेगा, कुछ इंजेक्शंस वगैरह आते हैं, लेकिन वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि आप उसको डायरेक्टली लगा दें। नज़दीक के अस्पताल में ले जाके डॉक्टर के पास लेके जाइए। अस्थमा, केवल अस्थमा का अगर अटैक है तो जनरली इसके कारण कोई मृत्यु नहीं होती है, आपको टाइम मिलता है, सांस फूलना शुरू होगी, खांसी आना शुरू होगी, आपको नज़दीक के हॉस्पिटल में आपके पास आराम से टाइम रहेगा कि आप डॉक्टर के पास लेके जा सकें उसे। हार्ट अटैक की तरह ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि अभी हार्ट अटैक आया, अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप आराम से अपना टाइम लें, नजदीक के अस्पताल में जाएं, वहां आपको इलाज मिल जाएगा और आपको कुछ घंटों में आराम दिखना भी शुरू हो जाएगा। चलिए, अस्थमा के बाद बढ़ते हैं टीबी की ओर। जानकारी के अनुसार कुल 10 मिलियन लोग टीबी से ग्रस्त हैं। क्या है ये टीबी? क्योंकि शुरुआती दौर में आपने भी हमें बताया था कि कोविड से भी खतरनाक है टीबी, तो ये टीबी क्या है? ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है विदिशा जी। देखिए, टीबी को हिंदी में हम कहते हैं क्षय रोग। क्षय का मतलब होता है किसी चीज़ का डिके होना, किसी चीज़ का गल जाना, खराब हो जाना। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो लगभग मेरे ख्याल से जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से शायद टीबी का बैक्टीरिया भी इस दुनिया में मौजूद है, और कहीं ना कहीं हमारे इस इम्यून सिस्टम का एक पार्ट बन चुका है, हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुका है। हम ऐसा कहते हैं कि हमारे देश के अंदर लगभग 70% जनसंख्या इस बीमारी से ग्रसित है, इस बैक्टीरिया से ग्रसित है। बीमारी भले नहीं हुई है, लेकिन शरीर के अंदर बैक्टीरिया जिंदा अवस्था में मौजूद है। तो ये बीमारी शरीर के अंदर, ये बैक्टीरिया बीमारी तभी पैदा करेगा जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, आप खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, आपको डायबिटीज है जो कि अनकंट्रोल्ड है, HIV वाले मरीजों में, या कोई कैंसर का मरीज है जो कीमोथेरेपी ले रहा है, या अन्य कोई किडनी विडनी का मरीज
मरीज हो, ऐसे मरीजों के अंदर टीबी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बाकी सामान्य जनता में भी देखने को मिलती है। बात ही कंपेयर अगर हम करें किसी दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि कोविड, या ज्यादातर बीमारियां आप देखेंगे किसी ओल्ड एज में होती हैं, जैसे कोविड भी था, ज्यादातर जो डेथ्स हुई थी वो ओल्ड एज लोगों में हुई थी। लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों से लेके बूढ़ों में, हर उम्र के लोगों में हो सकती है। यंग लोग में, 20-25 साल के लोगों में होती है। दूसरी बात, टीबी से जरूरी देखिए 10 लाख लोग ग्रसित होते हैं, 4.5 लाख डेथ तो हर साल भारत के अंदर अकेले हो जाती हैं। 4.5 लाख आप समझ रहे हैं, एक साल में लोग मर जाते हैं केवल टीबी से। कोविड में टोटल 2 साल में 4 लाख डेथ हुई हैं, केवल टीबी से 4.5 लाख हर साल डेथ हो रही है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है और सबसे अच्छी बात है इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। टीबी के लक्षण भी बिल्कुल कैंसर जैसे ही होते हैं, भूख ना लगना, खांसी आना, बलगम आना, कभी कभार खून भी आ सकता है, वजन में कमी होना। ऐसी स्थिति में अगर 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी है, नजदीक के अस्पताल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपके लक्षण टीबी के लायक हैं तो वो आपको टीबी का इलाज शुरू करेंगे। टीबी का इलाज बिल्कुल फ्री दिया जाता है। डॉट्स करके एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसके तहत आपको गवर्नमेंट इलाज फ्री में देती है। बहुत अच्छी क्वालिटी का इलाज है। फ्री मत समझिए कि सरकारी इलाज है अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाइयां हैं। हम ना जाने कितने सारे मरीजों को उससे ठीक कर चुके हैं और सभी स्वस्थ हैं। आप बस इलाज अच्छे से लें, बिना डॉक्टरी सलाह के बीच में इलाज ना छोड़ें, अच्छे से खाना खाएं, इम्यूनिटी अच्छी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप इन सभी तरह के इन्फेक्शन से बच के रखेंगे। जी विश्वास जी, एयर पॉल्यूशन का फेफड़ों में कितना प्रभाव पड़ता है, आपको क्या लगता है? काफ़ी प्रभाव है। पिछले कुछ वर्षों में तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इससे हम देख रहे हैं लंग्स में इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियां जैसे सीओपीडी जो मैंने नाम लिया, ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेड़ लगाए जाएं, आबो हवा को साफ सुथरा रखा जाए और रेगुलर एक्सरसाइज की जाए। जल्दी उठिए, सुबह सुबह पॉल्यूशन कम रहता है, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी ऑक्सीजन लीजिए, आपको स्वस्थ रहेंगे। और बाकी जो सोसाइटी में है पॉल्यूशन, पेड़ लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जी, चूल्हे पर जो लोग खाना बनाते हैं, आपने पहले भी ये बात बताई थी, पर चूल्हे पर जो लोग खाना बनाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ मैं, जो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो धुआं भी हानिकारक होता है। तो आपको क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों को फिर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो धुएं से कैसे देखिए, अब मैं कहूँ तो यही है कि गैस का इस्तेमाल करें सिलेंडर का, ताकि वो धुआं रहित होते हैं। धुआं रहित ईंधन ही सबसे अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात, अगर जैसे फिर भी मजबूरी है कहीं पे अगर है तो वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए। जहाँ पे आप चूल्हा जला रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी सी खिड़की हो ताकि सारा धुआं बाहर निकल जाए। एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कीजिए ऐसी जगह किचन में, ताकि वो पंखे से सारी जो धुआं है जितना ज़्यादा हो सके वो बाहर निकल जाए। पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत तो लंग्स के अंदर जाएगा वो, बस ज़्यादातर अमाउंट अगर बाहर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी, एक सिचुएशन है जब हम पानी पीते हैं तब लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी में पानी पीते हैं तब लंग्स में पानी चला जाता है, फिर एकदम फिर ठचका लग जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सच में लंग्स में पानी चला जाता है? आप बिल्कुल देखिए, नॉर्मली जैसे आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, कॉन्शियस हैं हम लोग, तो जनरली नहीं जाएगा। ठसका अपने आप में एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि कोई भी चीज़ अगर लंग्स के अंदर जाने का प्रयास करेगी तो बॉडी उसको ठसका लगा के, खांसी लगा के बाहर निकाल देगी। ये हमारा नेचुरल एक प्रोटेक्शन है। हाँ, अगर आप जैसे लेट के पानी पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये लंग्स के अंदर चला जाए, क्योंकि जब हम लेट के पानी पीते हैं तो वो लंग्स ओपन रह जाते हैं, वो एरिया, तो गलती से लंग्स में जाके निमोनिया पैदा करेंगे। और खासतौर से छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको लेटा के दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। माओ को ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा हेड जो है वो ऊपर रखें, जब ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराएं, बॉटल से भी पिलाएं, हेड को थोड़ा ऊपर रखें, सीधा लेट के कभी भी दूध वगैरह ना पिलाएं, तब वो लंग्स में जाने की संभावना उनके रहती है। जनरली आपके और मेरे जैसे जो चलते फिरते पेशेंट है, कॉन्शियस पेशेंट है, उनके अंदर लंग्स में जनरली नहीं जाता है। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी पानी पियेंगे, बात करते हुए पानी पियेंगे, मुंह ऊपर करके पीने की आदत होती है, हम लोग गिलास वगैरह बॉटल लेके ऊपर करके पीते हैं, इस स्थिति में जाने की संभावना रहती है। इसलिए कोशिश करें गिलास से पानी पिएं, सिंपल जैसे हम गिलास से पानी पीते हैं वैसे ऊपर मुंह करके, हमारी जो गांव में खासतौर से आदत होती है लोगों की, वैसे पानी ना पिएं, उसमें संभावना काफी ज्यादा होती है। पेट के बल सोने से भी सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती है, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों की आदत होती है पेट के बल सोने की, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये कि वो नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे जो सामने रिब्स होती हैं, हमारी जो छाती होती है, इसमें इतनी पावर नहीं होती कि पूरा बॉडी का वजन वो झेल पाए, इसलिए हम मना करते हैं उल्टा ना सोएं। लेकिन कुछ लोगों की अगर आदत है तो इट्स फाइन, ओके, मतलब इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इससे कोई तकलीफ तो नहीं, ऐसे लॉन्ग टर्म में ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्लीप एपनिया क्या है? क्या ये कोई सीरियस बीमारी है? इसके सिम्टम्स क्या है?
जी बिल्कुल, स्लीप एपनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसमें हम इंडिया में बहुत कम बात करते हैं। यही अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे इस बारे में काफ़ी बात होती है। स्लीप एपनिया बेसिकली एक बीमारियों का घर है, 40-50 बीमारियों का आप घर मानिए। घर है। सबसे सामान्य, हाँ, 40-50 में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियाँ, स्ट्रोक, ये सीओपीडी जो मैंने आपको नाम लिया, ओबेसिटी, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। और ये जो बीमारी है ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो थोड़े से मोटे होते हैं। पतलों में भी हो सकती है, बट मोटों में ज़्यादा होती है, जो मोटापा जिनको है। सबसे प्रमुख लक्षण इसमें होता है खर्राटे आना। अगर खर्राटे आने के साथ साथ आपका नींद बीच में रुक रही, कुछ लोगों की आदत होती है खर्राटे लेते हैं बीच में गैप आता है, सांस रुक सी जाती है, ये स्लीप एपनिया का प्रमुख लक्षण है। इसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन में कमी आती है, आपके ब्रेन के फंक्शंस पुअर हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है, और साथ में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ना जाने कितनी सारी बीमारियां इस बीमारी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें अपने। अगर आपको खर्राटे आते हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, हार्ट की बीमारियां हैं, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में एक बार बात करें कि वो स्लीप एपनिया के लिए आपको एक टेस्ट कराएं, उसके बाद फिर आगे इलाज की बात। जानकारी मिली है कि स्लीप एपनिया ज्यादातर पुरुषों में भी देखने को मिलती है, ऐसा क्यों? ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। मोटापा अगर है तो देखने को मिलता है। बेसिकली इसका रीज़न ये हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज परिवेश में महिलाएं थोड़ा फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होती हैं, घर का काम करती रहती हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी के कारण उनका मोटापा उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है जितना कि पुरुषों में बढ़ता है। थोड़े से सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है पुरुषों की, इसलिए ज़्यादा देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर हम फॉरेन लिटरेचर की, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो मेल और फीमेल्स में लगभग बराबर ही है। जी। क्या स्लीप एपनिया क्योर हो सकता है? देखिए, क्योर तो मैं मुश्किल है कहूँगा कि क्योर तो नहीं होगा अगर हो गया है, लेकिन कंट्रोल जरूर हो सकता है। स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपने सुना है सडन कार्डियक डेथ, सुबह सुबह रात में अच्छे सोए थे, सुबह 4 बजे सडनली डेथ हो गई, तो ये जो आप सबसे ज़्यादा डेथ्स, मॉर्निंग डेथ्स सुनते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्लीप एपनिया के कारण होती है। तो स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक सिंपल टर्म्स में मान लीजिए कि अगर आप स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी लाइफ कम से कम 10 साल आगे बढ़ जाएगी, और उससे भी ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट से इंप्रूव हो जाएंगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में ज़्यादा अच्छा रोल है इसका, रदर देन आपका क्योर की तरफ। तो मतलब नेचुरली फिर इसको कहीं ठीक किया जा सकता केवल है? वेट लॉस, ओनली एक्सरसाइज, वेट लॉस। जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आपकी इम्यूनिटी, आप अच्छा खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, सब ठीक रहेगा। जी। हम अपने लंग्स को कैसे स्वस्थ रखें? खान पान में क्या बदलाव करें? आपको क्या लगता है? खान पान से ज़्यादा मैं कहूँगा एक्सरसाइज करें। जितना लंग्स एक ऐसी चीज़ है कि जैसे जिम जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना वेट उठाएंगे, उतनी आपकी अच्छी मसल्स डेवलप हो जाएंगी। जी। सेम चीज़ है, जितना आप लंग्स को यूज़ करेंगे, आपके लंग्स उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। दौड़िए, साइकिल चलाइए, जुम्बा कीजिए, जिम जाइए, रस्सी कूदिए, स्पोर्ट्स कीजिए, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लंग्स को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, जितना थकेंगे, जितना सांस फुलाएंगे अपने आप को, लंग्स उतने ज़्यादा आपको एडप्ट कर लेंगे और आपकी सांस नहीं फूलेगी, आपके लंग्स स्वस्थ रहेंगे। बस आखिरी सवाल, आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। इन बातों का ध्यान रखिए कि बहुत सारी भ्रांतियां चलती हैं समाज के अंदर कि ये दवाई किसी ने दे दी, किसी ने कोई घरेलू नुस्खा बता दिया और हम वो दवाई ले लेते हैं। कई बार हमारी आदत होती है मेडिकल स्टोर पे चले गए और उससे ही दवाई लेके आ गए बिना डॉक्टर को दिखाए। इन सब चीज़ों के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जो हम इसे क्वैक प्रैक्टिस बोलते हैं कि गए, बस किसी ने यूं ही कुछ दवाई दे दी पुड़िया में बांध के, हमें भी नहीं पता उसके अंदर क्या था, वो खाते रहे और कुछ सालों बाद जाके सीरियस इन्फेक्शंस लेके आ जाते हैं। कई बार इन दवाइयों में जो हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स से जो दवाइयाँ मिलती हैं कई बार हमें, उनमें कई बार स्टेरॉयड भी पाया गया है, और ये स्टेरॉयड आपके शरीर को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है, सिर्फ लंग्स ही नहीं, किडनी, हार्ट वगैरह सभी जगह पे। और ये एक बार साइड इफेक्ट होते हैं तो कभी भी वो ठीक नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी है, आज की डेट में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लगभग सब जगह पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर की सलाह पे ही दवाइयां लीजिए। किसी भी व्यक्ति ने आपको सलाह दे दी कि ये दवाई ले लो, मेरे को अच्छा असर हुआ था, तुम्हें भी हो जाएगा, ये सब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छी जगह जाइए, सरकारी अस्पताल आपके पास अवेलेबल है, वहां जाइए, डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई लीजिए, अपने मन से मत लीजिए। जी। युवाओं के लिए कुछ कहना है?
बिल्कुल, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर युवाओं में आजकल मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादातर मेरे पास जो अभी युवा पेशेंट आ रहे हैं, उनकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, या तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं या वो पूरे टाइम मोबाइल देखते रहते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और दूसरी चीज़ आपकी नींद की क्वालिटी, स्लीप एपनिया के बारे में अभी अपन ने बात की, तो ये ज़रूरी है कि आप फ्यूचर आपका लाइफ़स्टाइल अगर अच्छी रहनी फ्यूचर आपकी लाइफ़ अच्छी रहे, ज़रूरी है आज अपनी लाइफ़स्टाइल सुधारिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, फिक्स टाइम बनाइए। मेरे को 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, फिक्स फॉलो कीजिए। सुबह 15 मिनट करिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करिए और जितना हो सके स्क्रीन टाइम अपना कम कीजिए। अगर आपका प्रोफेशन वैसा है, बिल्कुल यूज कीजिए। आपका प्रोफेशन से रिलेटेड अगर नहीं है, टाइम पास करने के लिए स्क्रीन से दूर रहिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वास जी हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए। तो आज की सब बात सेहत की प्रोग्राम में हमारे साथ ये थे डॉक्टर विश्वास गुप्ता, छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, साथ ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में कार्यरत है। अभी आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही आप सभी देखते रहे TV27 न्यूज MPCG डिजिटल, और भूलिएगा नहीं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर TV27 न्यूज MPCG डिजिटल को सब्सक्राइब और फॉलो करना। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।